हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां हम नवंबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे पीएससी या किसी व्यापम एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके लिए आने वाले समय पे बनाए जाएंगे। तो पहला टॉपिक आज का हम शुरू करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो चमन लाल कोसे जी के बारे में बात करता है। चमन लाल कोसे जी दुर्ग पाटन के रहने वाले हैं। ये इनकी एक तस्वीर है, पर्वतारोही हैं, दुर्ग पाटन से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इन्होंने आपके हिमाचल प्रदेश स्थित सोलांग वैली में माउंट फ्रेंडशिप पीक, सोलांग वैली में स्थित है माउंट फ्रेंडशिप पीक, उस पे फतह हासिल की है, मतलब उस पे चढ़ाई की है। तो हर महीने हमारे यहाँ पर्वतारोहण से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट निकल करके आता है। तो इनके बारे में क्या खास है, अगर देखें तो इन्होंने अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग का सहारा लिया है और विंटर एक्सपेडिशन में इस चीज को पूरा किया है। अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग का सीधा मतलब होता है जो आपकी पर्वतारोहण रहेगा उसमें मुश्किल से 1 से 2 व्यक्ति ही शामिल रहेंगे। सामान्यतः आप देखते होंगे कि पर्वतारोहण दल काफी बड़ा होता है, लेकिन अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग में सिर्फ 1 से 2 लोग ही शामिल होते हैं, जबकि विंटर एक्सपेडिशन का मतलब होता है पर्वतारोहण को ठंड के मौसम में पूरा करना। आप सब जानते हैं क्योंकि ये बर्फीला जगह रहता है, ठंड में मौसम और ज्यादा हार्श हो जाता है, मगर विंटर एक्सपेडिशन का मतलब है ठंड में ही से पूरा करना और अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग का मतलब है सिर्फ 1 से 2 लोग इसमें जाएंगे। विंटर एक्सपेडिशन के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुश्किल से 1% लोग ही जो है इसको पूरा कर पाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे मतलब नेशनल लेवल पे विंटर एक्सपेडिशन के साथ साथ में अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तो ये पहले व्यक्ति हैं। लेकिन वहीं पे एक और अपडेट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ही कारनामा करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता जी। तो राहुल गुप्ता जी ने पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग और विंटर एक्सपेडिशन से बहुत सारी क्लाइंबिंग्स की है, पर्वतारोहण किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा करने वाले आपके चमन लाल कोसे जी पहले व्यक्ति हैं। क्लियर? इस महीने इनका क्या टारगेट है? तो अफ्रीका तंजानिया स्थित सबसे ऊंची चोटी, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने का लक्ष्य इनका है। कब? तो अब इस महीने मतलब दिसंबर के महीने में। तो ये है चमन लाल कोसे जी। पर्वतारोही दल जितना भी है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसमें एक और नाम जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, सीधे सीधे नाम से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। व्यापम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सभी महाद्वीपों से संबंधित सबसे ऊंची चोटी आदि जो है उससे सवाल पूछा जाता है। तो इसको हम लोग एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे एशिया का सबसे ऊंचा चोटी और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अफ्रीका के भी अगर देखा जाए तो तंजानिया नामक देश में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से जाते हैं पर्वतारोहण के लिए। नॉर्थ अमेरिका में डेनाली नामक पर्वत है जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। तो ये जो है अलास्का स्टेट में स्थित है, अलास्का जो राज्य है वहाँ का उसमें स्थित है। साउथ अमेरिका में देखें तो एकांकागुआ, और एकांकागुआ जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो कोसिस्को नामक एक माउंटेन है जो ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया को कई बार ओशियानिया नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में देखेंगे तो एल्ब्रुस, और अंटार्कटिका में देखें तो विंसो मैसिव, अंटार्कटिका में देखें तो विंसो मैसिव। तो ये तो हो गया आपका जितने भी ऊंची चोटियां हैं इसके बारे में, आपके जितने भी विश्व में सबसे ऊंची चोटी हैं इससे सवाल सीधे सीधे एक नंबर का सवाल जो है अक्सर व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको एक बार कहीं पे नोट करके रखें और बार बार रिवाइज करें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपसे आसानी से डील हो जाएगा। तो वो था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है वो भी एक पर्वतारोही से ही है जिनका नाम है नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ को जो है तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार क्या होता है, नैना सिंह धाकड़ कौन है? तो ये नैना सिंह धाकड़ हैं, पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया हुआ है, बस्तर से बिलोंग करती हैं। तो राज्य निर्माण के बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ये पहली छत्तीसगढ़ की महिला है।
इसके अलावा देखें तो कौन सा सम्मान दिया गया है, तो तेंजिंग नोर्गे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसके तहत हम जानते हैं तेंजिंग नोर्गे जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना लैंड एडवेंचर, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, ठीक, मतलब कि वायु और जल में अगर आप एडवेंचर दिखाते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। तो नैना सिंह धाकड़ को तेंजिंग नोर्गे सम्मान के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, काफी प्रतिष्ठित सम्मान है, और ये सम्मान मिलना किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इनका नाम अब फिर से चर्चा में रहेगा, फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नैना सिंह धाकड़ को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो तेंजिंग नोर्गे तो याद रखना ही है, और उस कैटेगरी में कौन सा दिया गया, तो लैंड एडवेंचर पुरस्कार। ठीक, इससे पहले ये माउंट एवरेस्ट फतह कर ही चुकी हैं, और मैं बताऊं अगर तो आपके माउंट लाहोत्से, ये दोनों इन्होंने रिकॉर्ड है इनका कि 10 दिन के भीतर ही इन्होंने चढ़ाई की थी। आपकी नैना सिंह धाकड़ यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने 10 दिन के अंदर माउंट लाहोत्से और माउंट एवरेस्ट दोनों पे चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे के बारे में अगर देखा जाए तो ये उन 2 प्रथम व्यक्ति में से हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार फतह किया था। ये इनकी तस्वीर है, तेंजिंग नोर्गे जी की, नेपाल से बिलोंग करते थे, और शेरपा नोर्गे भी इनको कहा जाता था। शेरपा उनको कहा जाता है जो माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग में जो है, जो ट्रैकर्स होते हैं उनकी मदद करते हैं। कई बार उनका सामान ढोना, रास्ता दिखाना, उनको ट्रेनिंग देना आदि का काम जो है शेरपा लोगों का रहता है। तो ऐसे ही एक शेरपा थे हमारे तेंजिंग नोर्गे जी, जिनके नाम से भारत सरकार जो है, क्योंकि भारत और नेपाल मुल्क के थे ये, तो भारत सरकार जो है इनके नाम से एक राष्ट्रीय सम्मान देती है, और जिसके 4 कैटेगरी भी होते हैं मैंने बताया, और उसमें से जो लैंड एडवेंचर कैटेगरी में नैना सिंह धाकड़ को सम्मान दिया गया। सिर्फ 4 ही लोगों को सम्मान दिया जाता है एक साल में, तो ये बड़ा सम्मान है, इसलिए इसको याद रखना है। नैना सिंह धाकड़ के साथ में अगर हम छत्तीसगढ़ के अन्य पर्वतारोहियों के नाम देखें तो सबसे पॉपुलर नेम जो निकल करके आएगा वो है आपका चित्रसेन साहू, जिन्हें हाफ ह्यूमन हाफ रोबो भी कहा जाता है, एक दिव्यांग पर्वतारोही हैं। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो राहुल गुप्ता है ना, राहुल गुप्ता, इन्हें क्या कहा जाता है, तो माउंटेन मैन, इन्हें कहा जाता है हाफ ह्यूमन हाफ रोबो। इन सब से संबंधित सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और भी आगे आने वाले समय में सवाल बनेंगे। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नैना सिंह धाकड़। बस्तर से हैं ये, राहुल गुप्ता अंबिकापुर से हैं। तो नैना सिंह धाकड़ जो है माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं, और अभी इन्हें मिला है आपका तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, उसमें भी लैंड एडवेंचर कैटेगरी में। और अगर देखें बहुत सारे नाम हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। अमिता श्रीवास, ये आपके एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही साथ में एक बड़ी पर्वतारोही भी हैं। अंकिता गुप्ता, जिन्होंने इसी साल जो है आपका माउंट किलिमंजारो फतह किया, एक कांस्टेबल हैं और कवर्धा से बिलोंग करती हैं। यासी जैन जी रायगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये भी एक बड़ी पर्वतारोही हैं। नीसू सिंह, ये भी एक पॉपुलर नाम है छत्तीसगढ़ में। तो फूड इंस्पेक्टर या किसी एग्जाम में है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें 4 नाम देकर के ये पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन है जो पर्वतारोही नहीं है छत्तीसगढ़ के। इसलिए जितने भी पॉपुलर नाम है, जैसे ये अभी ही हमने एक देखा चमन लाल कोसे जी, तो उनको भी इस कैटेगरी में आपको शामिल करना है और रिकॉल करते हुए चलना है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तीसरा टॉपिक है किरण अग्रवाल जी के बारे में। किरण अग्रवाल जी के बारे में क्या है, तो किरण अग्रवाल जी एक भूतपूर्व या फिर रिटायर्ड चेस प्लेयर हैं, भिलाई दुर्ग की रहने वाली हैं और छत्तीसगढ़ की एकमात्र चेस प्लेयर हैं जिनको अभी वर्तमान में
आपके भारतीय चेस टीम का कोच बनाया गया है। तो प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी किरण अग्रवाल जो हैं उनको अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो है भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया है। ये किरण अग्रवाल जी की तस्वीर है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो भिलाई की रहने वाली हैं। ठीक, क्या फैक्ट्स है और इसको देख लें अगर, तो 13 से 23 नवंबर के बीच में जो श्रीलंका में आयोजित किया गया चेस वर्ल्ड कप या फिर चेस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसमें भारतीय टीम के तरफ से कोच के तौर पे इन्होंने शिरकत किया। इसके अलावा और भी 4 टोटल कोच रहे। प्रवीण थिमसे जी का नाम आपने सुना होगा, जब आपका चेस ओलंपियाड का मसाल जो है छत्तीसगढ़ पहुंचा तो प्रवीण थिमसे जी ही उसको लेकर के आए थे और उन्होंने इसे सौंपने का काम किया था जो छत्तीसगढ़ शासन को। तो जो डेलीगेशन गया था उसमें किरण अग्रवाल जी को भी जो है शामिल किया गया था। तो प्रवीण थिमसे, रविचंद्रन और प्रसन्नजीत दत्ता, ये सब कोच रहे हैं। इन सब का नाम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ से सवाल बनाएगा तो आपसे बनाएगा कि छत्तीसगढ़ की किस व्यक्तित्व को जो है भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया, या फिर किरण अग्रवाल जी जिन्हें भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया कहाँ की रहने वाली हैं। तो इस 2 तरीके से सवाल यहाँ से बना सकता है। तो किरण अग्रवाल जी के बारे में ये फैक्ट याद रखें। उपलब्धियों की बात करें तो सन 2000 में भी किरण अग्रवाल जी इससे पहले भारतीय शतरंज टीम की कोच रह चुकी हैं, पहले भी रह चुकी हैं। किरण अग्रवाल प्रदेश की एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें वुमेन्स फिडे मास्टर का टाइटल दिया गया था विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा, मतलब कि वर्ल्ड आपका चेस जो फेडरेशन होता है उसके द्वारा वुमेन फिडे मास्टर का टाइटल दिया गया। प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं, छत्तीसगढ़ की अकेली खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम अभी 2 बार हाईलाइट हो गया। चेस ओलंपियाड के दौरान भी इनका नाम हाईलाइटेड था और अभी दोबारा से हाईलाइट हो गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम मार्क करके रखेंगे। एग्जाम में सवाल यहाँ से बनने की बहुत संभावना है। लगभग 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी जाकर के इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान परफॉर्म किया है जब ये खिलाड़ी हुआ करती थी। और 1986 में जो है इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड, वहां का खेल अवार्ड होता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब ज्वाइंट था तो ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया था। तो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहेगा तो इधर से फंसाएगा, और अगर 1 लाइनर पूछना चाहे तो ऊपर के 2-3 फैक्ट्स जो है वहां से आपका काम चल जाएगा। तो ये था किरण अग्रवाल जी के बारे में कुछ करंट के अपडेट्स। ठीक, अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। आप सब जानते हैं 1 से 3 नवंबर तक ये आयोजित किया गया। टोटल 10 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहीं कहीं पे 9 देश भी लिखा होता है। मैं उम्मीद करता हूं देशों की संख्या से आपसे सवाल ना पूछे। कौन सा संस्करण था? तो जाहिर सी बात है ये 3रा संस्करण था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का। बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अवार्ड सेरेमनी जो हुई है उसको हमको समझना है। टोटल 20 लाख की सम्मान राशि इसमें दी गई, जिसमें प्रथम स्थान पे आने पे 5 लाख, ये फर्स्ट वाले को, दूसरे व्यक्ति को जो है 3 लाख, दूसरे कैटेगरी मतलब सेकंड आने पे 3 लाख, और तीसरा अगर आप आते हैं तो 2 लाख रुपए का सम्मान राशि आपको था। 2 कैटेगरी रखी गई थी फसल कटाई की श्रेणी में। एक तो सबसे पहले जो आप फसल की कटाई करते हैं उस श्रेणी में, दूसरा जो है विवाह संस्कार की श्रेणी में। तो फसल कटाई की श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को प्रथम स्थान मिला है। उसी में अगर आप दूसरा तीसरा देखें तो दूसरे स्थान पे जो है उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य को सम्मान दिया गया है, और तीसरे स्थान में फसल कटाई की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक जनजाति है गद्दी जनजाति, उनके गद्दी नृत्य को सम्मान दिया गया है। तो ये फसल कटाई की श्रेणी में याद रखना है। प्रथम स्थान में छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य, दूसरे में उड़ीसा का ढेंगसा, और तीसरे में हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य। तो गद्दी एक जनजाति भी है जो भेड़ बकरी चराने का काम करती है बहुत ऊंचाइयों में रह करके, तो उस तरीके से याद रखेंगे। और वहीं विवाह संस्कार की श्रेणी में मतलब शादी ब्याह परंपरा के अनुसार किसको सम्मान दिया गया है, तो सबसे पहला जो स्थान है वो सिक्किम को दिया गया है। सिक्किम क्या है, एक हमारे देश का प्रथम जैविक राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरे स्थान पे विवाह संस्कार की श्रेणी में दोबारा उड़ीसा को सम्मान मिला है। आप देख सकते हैं फसल कटाई की श्रेणी में भी दूसरे नंबर पे उड़ीसा, और विवाह संस्कार की श्रेणी में भी दूसरे नंबर पे उड़ीसा। फसल कटाई की श्रेणी में पहले में छत्तीसगढ़, तो विवाह संस्कार में पहले में सिक्किम, और विवाह संस्कार के तीसरी श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो वो है झारखंड।
तो ये इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके याद करें, आसान पड़ेगा आपको, आप आराम से इसको रिकॉल कर लेंगे जब एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। तो तीसरा संस्करण था और कहाँ आयोजित किया गया, तो रायपुर में आयोजित किया गया। और ये कौन कौन सी श्रेणी में सम्मान दिए गए, तो इसको आप इतने चीजों को याद रखेंगे। 1 से 3 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। क्लियर? तो ये था आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। अगला जो टॉपिक है वो है आपके हेल्पलाइन से संबंधित है। और किसके लिए हेल्पलाइन है, तो जो भी हमारे प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं और थर्ड जेंडर के लोग हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर, एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है। क्या है, कई बार बुजुर्ग जो है अकेले रहते हैं, उनके बच्चे कई बार उनको छोड़ देते हैं या फिर बाहर जॉब आदि करने के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे कई बार उनके पेरेंट्स जॉब वगैरह में जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को कई बार अकेला रहना पड़ता है। और तृतीय लिंग आप जानते हैं एक वल्नरेबल कैटेगरी है, उनको समाज में वो इज्जत या मान सम्मान नहीं दिया जाता जो वो डिजर्व करते हैं। तो इस वजह से इस वल्नरेबल कैटेगरी को टारगेट करते हुए राज्य सरकार ने उनकी मदद करने के पर्पज से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य सरकार के भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य स्थापना दिवस मतलब कि 1 नवंबर को जो है इनके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री जो नंबर है वो 155-326 है। टोल फ्री नंबर है 155-326। तो 155-326 जो है इनके लिए टोल फ्री नंबर है। इसमें फोन करके कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांगजन या फिर आपके जो है तृतीय लिंग, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और तृतीय लिंग, माफ कीजिएगा मैंने बच्चों को कैटेगराइज कर दिया इसमें, ये दूसरा जो कैटेगरी है वो दिव्यांगजन मतलब विकलांगों का है। तो बुजुर्ग, विकलांग और तृतीय लिंग, तो इन तीनों के लिए जो है ये टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है 155-326। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। हालांकि इसको शुरू जो किया गया वो है आपका 1 नवंबर से, 1 नवंबर से। ठीक है, टोल फ्री नंबर से संबंधित सवाल भी पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे कि जो 1 मई से आपके यहाँ स्टार्ट हुआ था वो था आपका मितान योजना। मितान योजना तो 14545 जो है ये सवाल ऑलरेडी पीएससी भी पूछ चुका है और भी 1-2 एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपसे इस तरीके से, जब यहाँ पे टोल फ्री नंबर को पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा कि राज्य स्थापना दिवस के दिन बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और जो है आपके तृतीय लिंग समुदाय के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया गया, उस टोल फ्री नंबर कौन सा है, तो 155-326 जो है इनके लिए बनाया गया टोल फ्री नंबर है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मनाए जाने वाले बहुत सारे दिवसों से जो है व्यापम ने समय समय पे सवाल बनाए हैं, तो ये आपके व्यापम के स्तर के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर समाज कल्याण से संबंधित कभी मेंस में आंसर राइटिंग लिखने को आता है तो इस एक टोल फ्री नंबर को भी आप जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपका अगला जो टॉपिक है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आप सबको पता है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बस्तर में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा देखें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर? तो ये सब तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी से संबंधित हैं, है ना। 1982 में स्थापना इसकी हुई, मात्र 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ी मैना जो है यहीं पाया जाता है और वो आपका राजकीय एक पक्षी है। तो पक्षियों से ही संबंधित एक अपडेट निकल करके आया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से। क्या है उसको देखते हैं। तो बस्तर के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया आपके 25 नवंबर से 27 नवंबर तक। 3 दिवसीय सर्वेक्षण रहा जिसमें सर्वे आदि का काम किया गया। वहां पे किस किस टाइप के पक्षी पाए जाते हैं, क्या सिर्फ लोकल पक्षी पाए जाते हैं या फिर पूरे भारत में पाए जाने वाले पक्षी पाए जाते हैं या फिर हिमालयन पक्षी भी पाए जाते हैं, यही सब चीजों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया। किसके किसके सहयोग से किया गया अगर ये देखें तो बर्ड काउंट इंडिया एक संगठन है, बर्ड काउंट इंडिया, चिड़ियों को गिनने वाली एक संस्था। इसके अलावा आप देखें तो बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2 संगठन है
बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़। ये दो संगठन की मदद से जो है ये पक्षियों का सर्वेक्षण पूरा हुआ, 25 से 27 नवंबर तक चला। उसमें जो पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, उन्होंने जो है अलग अलग पक्षियों के रहवासों का निरीक्षण किया और यहाँ पे जो है पक्षियों के बारे में सर्वे करने का काम किया। टोटल 11 अलग अलग राज्यों से 56 पक्षी विशेषज्ञ इसमें आए थे, जिसमें आप राज्यों के नाम मैंने लिख रखे हैं। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि आप देखें छत्तीसगढ़, इसका पड़ोसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप देखें तेलंगाना, और यहाँ पे देखें आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। इसके अलावा देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। फिर देखें आप कर्नाटक, केरल, और एक बच गया पश्चिम बंगाल जो उड़ीसा का पड़ोसी। टोटल 11 प्रदेश से आए थे, 56 पक्षी विशेषज्ञ थे। काम क्या था? पक्षियों के बारे में सर्वे करना। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये होने से फर्क क्या पड़ेगा अगर देखा जाए तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बर्ड वाचिंग एक नया चीज है जिसमें लोग घंटों एक जगह खड़े होकर के कैमरा लगा करके चिड़ियों को, तितलियों आदि को देखते हैं, उनकी तस्वीरें उतारते हैं। तो बर्ड वाचिंग को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाहिर सी बात है जगदलपुर में है, जैव विविधता से संपूर्ण है। और यहाँ पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जो पक्षी हैं और पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में पाए जाने वाले पक्षी, दोनों प्रकार के पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। यही एक बड़ा कारण था कि यहाँ पे पक्षियों का सर्वेक्षण जो है वो करवाया गया। तो ये था। आपसे अगर पूछता है कि हाल ही में पक्षी सर्वेक्षण कहाँ करवाया गया, तो वो था बस्तर में या फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला जो टॉपिक है उसे देखेंगे अब कि छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच में समझौता। देखिए ये रहा आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, क्यों साइन किया गया है, इसको हम समझते हैं। तो जो आपका आईसीसीआर है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री थे। और ये काम क्या करता है आपका आईसीसीआर है, अगर ये काम क्या करता है आपसे पूछे तो दूसरे देशों के साथ में हमारे कल्चर का आदान प्रदान करने का जो काम है वो करता है। दूसरे देशों में तक हमारे कल्चर को पहुंचाने का काम और हमारे कल्चर को वहाँ प्रसिद्ध या पॉपुलर करने का काम, और दूसरे कल्चर के साथ एक्सचेंज का प्रोग्राम, मतलब उनका भी कल्चर हम तक पहुंचे, ये भी इंश्योर करने का काम कौन करता है? तो आईसीसीआर, जिसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कहा जाता है। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन मंत्री जी के द्वारा, ये रहा है आपके पर्यटन मंत्री जी, और ये जो है एमओयू साइन होते हुए। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो प्रभाव के बारे में बात करें तो राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल पाएंगी। उद्देश्य को देखें तो प्रदेश में वही संस्कृति और पर्यटन सुविधाओं का विकास करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और दूसरे देशों के साथ में द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समझौते से जो है आप देखें तो विभिन्न देशों के जो आपके प्रतिभागी कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति विदेशों में संभव हो पाएगी। इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के कलाकार विदेश जाएंगे, विदेश के कलाकार छत्तीसगढ़ आएंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, तो जाहिर सी बात है प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। एक फैक्ट और आपको बता दूं, हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ, जिससे 2 स्लाइड पहले हमने पढ़ा, उसमें जितने भी विदेशी कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ में आ पाए, तो उनको यहाँ लाने का जितना भी प्रबंधन था, उनको लाने का जितना भी प्लान और पॉलिसी मेकिंग था, उनको वापस भेजने का जितना भी कोऑर्डिनेशन था, वो आपके आईसीसीआर के माध्यम से ही संपन्न हो पाया। यही जो है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी। वो संपन्न होने के बाद ही आप देखेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों के बीच में साइन किया गया है। तो ये जो है आपके कल्चर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप रिमाइंड करके रखें। चलिए अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या बोलता है कि सुघ्घर पढ़वैया योजना, छोटे बच्चों से संबंधित एक योजना है, स्कूल जाने वाले बच्चों से संबंधित एक योजना है। ये क्या बोलता है? तो जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे, शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक, शासकीय प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल जो है, वहां पढ़ने वाले बच्चों को उनके टैलेंट, उनके प्रतिभा के अनुरूप उनमें स्किल डेवलप करना, कौशल विकास करने के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है सुघ्घर पढ़वैया योजना। योजना के तहत क्या है, तो बच्चों में
उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित किया जाना है। एकेडमिक्स जो एकेडमी में होने वाली स्किल डेवलपमेंट है उसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाना है। और कैसे स्कूल में चलेगा, तो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, तो टीचर्स को जो है इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो मांग करते हैं तो ऑन डिमांड उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद में वो एक वेब पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है उनके परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग देने के बाद में मॉनिटर किया जाएगा। पूरे के पूरे स्कूल को एक साथ में अगर वो डेवलप कर लेते हैं तो एक साथ में ही ये प्रमाणीकरण किया जाएगा इस स्कीम के तहत कि हाँ भाई आपने जो है इस स्कीम में जो भी 3 कैटेगरी अलग अलग बनाई गई हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे उसको आपने अचीव कर लिया है। इससे होगा क्या उसको भी समझते हैं। तो उद्देश्य में अगर समझें तो स्व प्रेरणा से अच्छा कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है इसके लिए, और अधिक से अधिक स्कूलों को बेहतर स्कूलों के रूप में विकसित करने की जवाबदेही अगर ले लेते हैं टीचर कि हाँ भाई मैं अपने स्कूल को इस वेब पोर्टल में रजिस्टर करता हूं और इसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, उनको ट्रेनिंग देने का जो जिम्मेदारी हो जाहिर सी बात है सरकार की है, तो ट्रेनिंग के बाद वो स्कूल को डेवलप करेंगे। और ऐसा इनिशिएटिव अगर हर स्कूल के टीचर्स ले लें तो सभी स्कूल्स में जो है जाहिर सी बात है क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। तो वही इसका मुख्य जो है आपका उद्देश्य है। वेब पोर्टल में जाहिर सी बात है आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रेनिंग के बाद में इसकी मॉनिटरिंग चालू होगी। तो मॉनिटरिंग के बाद में मान लीजिए कोई इसके पूरे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेता है तो 3 कैटेगरी बनाई है। अगर वो प्लेटिनम कैटेगरी में आएगा स्कूल जो है तो 1 लाख रुपए, गोल्ड कैटेगरी में आएगा 50,000, सिल्वर कैटेगरी में आएगा तो 25,000 रुपए का सम्मान राशि उनको दिया जाएगा। साथ में ही थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है इसकी जो भी मॉनिटरिंग आदि है वो की जाएगी। मतलब सरकार और स्कूल वाले मिलकर के इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, मॉनिटरिंग जो है थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। प्रमाण पत्र कि हाँ भाई आप प्लेटिनम कैटेगरी में है, गोल्ड कैटेगरी में, इसकी घोषणा जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन की जाएगी। आप सब जानते हैं काफी सारे शिक्षा से संबंधित योजनाएं हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उसमें एक तो आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ही है, तो उसमें ही एक देख लीजिए छोटे बच्चों के लिए जो है उनमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सुघर पढ़वैया योजना की शुरुआत की गई है। और कब किया गया है ये शुरुआत अगर आपसे पूछता है तो 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री जी को देख सकते हैं कि वो रायपुर का जो आपका ऑडिटोरियम है ना, इंडोर ऑडिटोरियम जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, वहां पे बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं। ये एक दिव्यांग बच्ची है जो अपने पैर से बनाए हुए पेंटिंग को जो है सीएम को दिखा रही हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य जो है कौशल उनके अंदर विकसित हो सके इसकी जिम्मेदारी टीचर्स के द्वारा ली जाएगी। और पूरे स्कूल को किसी एक इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल टीचर और इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये सम्मान या ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अगर ये मिलेगा तो पूरे स्कूल को मिलेगा। तो ये सब कुछ इसके फैक्ट्स थे, इसकी शुरुआत का डेट, और इसमें 3 कैटेगरी और कौन से स्कूलों के लिए है तो प्राथमिक और आपके मिडिल स्कूलों के लिए। इतनी चीजों को आपको याद रखना है। और किस चीज से संबंधित अगर पूछता है तो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो है उनके जो आपका टैलेंट, उनके प्रतिभा के अनुरूप उनमें कौशल विकास करने से संबंधित है आपका सुघर पढ़वैया योजना। तो ये शिक्षा संबंधित एक स्कीम थी, योजना थी, इसको आप ध्यान में रखें। अगला जो है मत्स्य पालन, मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। पिछले मंथली करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि राज्य को जो है जितने भी पिछले 1 साल में वर्ष 2022 में जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उसको हमने एक जगह कंपाइल किया था। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप जो है जहां पे भी उसका नोट्स बना रहे हैं वहां थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और अगर कुछ अपडेट आएगा तो उसको वहां पे आप लिख लेंगे। तो वैसा ही एक अपडेट निकल के आया है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे राज्य सरकार को मिला है मछली पालन के लिए। तो क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो फैक्ट है वो है कि 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो इस दिन, इस अवसर पर जो है मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का सम्मान दिया गया है। तो बेस्ट इनलैंड स्टेट का सम्मान दिया गया है। साथ में 10 लाख रुपए की राशि, एक आपका स्मृति चिन्ह भी प्रोवाइड किया गया है। आपसे सवाल बनाएगा कि बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर मछली पालन के क्षेत्र में हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है। तो बेस्ट इनलैंड स्टेट जो है
मछली पालन से संबंधित है। इसके अलावा मछली पालन के लिए ही जो है धमतरी जिले के बगौद ग्राम को, बगौद ग्राम में एक संगठन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है जिसका नाम है भारत बाला एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर मतलब मछली पालन। तो धमतरी जिले के बगौद गांव में बगौद गांव के भारत बाला एक्वा कल्चर को जो है बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का पुरस्कार जो है धमतरी के बगौद जिले के भारत बाला एक्वा कल्चर नामक एक फर्म को दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से ये सब सम्मान हमको मिल रहे हैं। उसको अगर देखें तो जाहिर सी बात है मछली पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया। कृषि का दर्जा देने की वजह से क्या हो रहा है कि किसानों को ऋण, जो ब्याज मुक्त ऋण इसमें मिल पा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं जिसके तहत तालाब आदि का निर्माण आपके लिए करवाया जा रहा है। बीज वगैरह में सब्सिडी दी जा रही मछली बीज में, ताकि आप इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। छत्तीसगढ़ में कैसे मछली का उत्पादन होता होगा? फ्रेश वाटर या फिर जो सलाइन वाटर? तो सलाइन वाटर जाहिर सी बात है समुद्र में पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नदियों और तालाब के माध्यम से ही उत्पादन होगा, तो ये फ्रेश वाटर से ही उत्पादन होगा। देखिए अगला जो पॉइंट है उसको हम समझेंगे। बेस्ट इनलैंड स्टेट हो गया और बेस्ट प्रोप्राइटरी फॉर्म हो गया। ये दो तो फैक्ट थे जो करंट अफेयर से संबंधित है, यहां से डेफिनेटली सवाल बनाए जाएंगे। मछली पालन से संबंधित एक सम्मान भी हमारे यहाँ दिया जाता है, बिलासाबाई केवटिन सम्मान। कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो और वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है अगर आपसे पूछता है तो रूपचंद धीवर जी को ये दिया गया है। अलंकरण पुरस्कार जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसको प्लीज आप लोग याद करके रखें। प्रदेश में मछली पालन के लिए 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इतने जल क्षेत्र में हम जो है मछली पालन कर सकते हैं जिसमें से अब तक जो है 1.961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र को मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। और ये जो 1.961 लाख हेक्टेयर है, ये 1.999 लाख हेक्टेयर जो जल क्षेत्र मछली पालन के लिए उपलब्ध हैं, उसका विकसित प्रतिशत जो है वो 98% है। मतलब 98% जो भी हमारा जल क्षेत्र उपलब्ध है मछली पालन के लिए, उसका 98% को हम मछली पालन के लिए विकसित कर चुके हैं। मतलब अवेलेबल में से 98% क्षेत्र में हम मछली पालन कर रहे हैं वर्तमान में। दोनों ही जो लाइन है और ये परसेंटेज है, तीनों से सवाल बनाए जा चुके हैं। पहले आप देखेंगे एसीएफ 2021 में यहाँ से सवाल बना, एसीएफ 2021 में व्यापम में इन दोनों लाइन से भी सवाल बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नदी जल क्षेत्र की बात करें तो 3573 किलोमीटर की प्राकृतिक रूप से नदी जल क्षेत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिसमें भी मछली पालन काफी वृहद स्तर में किया जाता है। इसके अलावा मछली पालन की और बात करें तो आप सबको मालूम है मछली पालन से संबंधित मत्स्य पालन नीति हमारे यहाँ राज्य सरकार के द्वारा इसी वर्ष लाई गई है। राज्य स्तर में अगर आप मछली उत्पादन केंद्र की बात करें तो तेलीबांधा रायपुर में स्थित है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। बिलासाबाई केवटिन सम्मान मत्स्य पालन के लिए दिया जाता है और ये रूपचंद धीवर जी को मिला है। इसके अलावा ये जो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित और मत्स्य पालन से भी संबंधित। पिछले साल जो है छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6ठे नंबर पे रहा मत्स्य पालन में, 6ठे नंबर पे रहा मत्स्य पालन में। इस साल का अपडेट आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। ये फिलहाल ये लास्ट ईयर का अपडेट है। तो इतनी सारी चीजों को आप नोट डाउन करके रखें। ये बिलासाबाई केवटिन सम्मान आपके अलंकरण पुरस्कारों से है, तो पूरे अलंकरणों की श्रेणी एक अलग है, उसको आप जरूर याद करें। और ये कितना क्षेत्र अवेलेबल है, कितना विकसित है, कितना प्रतिशत में विकसित है, उसे याद रखें। कौन से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए
सहकारी समिति एक होती है जो मत्स्य पालन का काम करती है, उसको अगर पूछता है आपसे तो प्रदेश में कुल कितने सहकारी समिति हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए जो मत्स्य पालन का काम करती हैं, तो 1645, जिसमें आप पाएंगे 55,000 से ज्यादा सदस्य हैं। 55,000 से ज्यादा सदस्य हैं 1645 सहकारी मत्स्य पालन समितियों में। तो यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ जितनी भी चीजों पे जोर डाल रहा हूँ उसको नोट डाउन करके रखें, या इसका ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वो तो हो गया आपका मत्स्य पालन के क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, और यहाँ पे हम देखेंगे स्कॉच पुरस्कार भी कुछ श्रेणियों को दिए गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए, उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जो है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से राज्य योजना आयोग को सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। होते क्या है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपसे कभी पूछता है मेंस आंसर राइटिंग में, तो हमारे वर्तमान की जरूरतों को भविष्य के जरूरतों के लिए भी बचाते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करना ही सतत विकास लक्ष्य होता है। मतलब कि हमारे पास जो भी संसाधन मौजूद हैं उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाले जनरेशन्स के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बचा करके रखें। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया है सतत विकास लक्ष्य, अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। 1987 में जो है ब्रुंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई, और इसी में जो है सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात किया गया। वर्तमान में जो है यूनाइटेड नेशन ने टोटल कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य रखा है, जिसे 2030 तक पूरा करना है। तो कितने गोल्स का लक्ष्य रखा है वो भी पूछता है, कब तक पूरा करना है वो भी पूछता है, किसके द्वारा दिया गया है ये भी पूछता है। और सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, तो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से आया। यहां से भी सवाल पूछता है। फिलहाल हमको ये ध्यान में रखना है कि राज्य योजना आयोग को एसडीजी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जो है स्कॉच ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, तो राज्य योजना आयोग को दिया गया है एसडीजी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। दूसरा जो सम्मान है इसी में अगर देखें तो वनांचल, जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे यहाँ, वन वाला क्षेत्र है, वहां पे जो आपका ग्राउंड वाटर है, भूजल है, तो उसके संरक्षण से संबंधित अच्छा कार्य करने के लिए आपके वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड अलग हो गया आपके स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, फॉरेस्ट एंड आपका क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। और ये किस चीज के लिए दिया गया है, तो फॉरेस्ट एरिया में, वनांचल वाले क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर, भूजल का अच्छा संरक्षण करने के लिए, उसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए। आप सबको मालूम है नरवा विकास कार्यक्रम जगह जगह पे चलाए जा रहे हैं, उस पे बेहतर काम करने के लिए जो है इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये इसी की एक तस्वीर लगी हुई है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ये भी याद रखें, पर्यावरण की श्रेणी में इसे दिया गया। पर्यावरणीय श्रेणी में जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी एक योजना चलाई जा रही है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। कौन सी योजना है, तो मोर मयारू गुरुजी, इसे जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 अलग अलग सम्मान है, एक तो स्कॉच ऑफ द मेरिट सम्मान है, दूसरा स्कॉच गोल्ड है, तीसरा आपका स्कॉच सिल्वर अवार्ड है। अलग अलग विभागों को ये दिया गया है, तो इसको इतनी चीजों को याद रखें। स्कॉच सम्मान के बारे में
में हम लोग पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। तो ये है क्या, अगर इसको देखें तो स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा पद्धत देश का एक प्रमुख सम्मान है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा ये दिया जाता है और ये ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे संस्थान को दिया जाता है जो देश की तरक्की के लिए कुछ बेहतर काम करे। ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे स्कीम या परियोजना या फिर ऐसे संस्थान को ये सम्मान मिलता है जो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। क्लियर। डिजिटल फाइनेंस, गवर्नेंस और सामाजिक समावेश ऐसे श्रेणी है जिसमें जो है आपके स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं। तो 4 अलग अलग श्रेणी है जिसमें स्कॉच अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये 5 सम्मान थे जिसको आपको एक जगह नोट डाउन करके रखना होगा। अगला है आपका NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। स्वास्थ्य विभाग को ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है। ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एक सर्टिफिकेशन है जो स्वास्थ्य विभाग के खास करके अस्पतालों को ये दिया जाता है। काफी सारे कैटेगरीज रखे गए हैं, 12 क्राइटेरिया है जिसको अगर आप पूरा करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। पहले भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिला अस्पतालों को, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर आपके जो CHC होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको जो है ये दिया जा चुका था। पहली बार हम देखेंगे कि ये जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों को छत्तीसगढ़ में पहली बार NQAS सर्टिफिकेशन मिला है। तो NQAS सर्टिफिकेशन वो भी उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का चौथा राज्य बना है। तो छत्तीसगढ़ जो है उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। दुर्ग के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, धमतरी के 2 और रायपुर के 1, टोटल 5 उप स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार जो है NQAS सर्टिफिकेशन दिया गया। तो एक साथ 5 को नवंबर के माह में अलग अलग डेट में ये दिया गया। 12 मानक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं जिसकी पूर्ति अगर आप करते हैं तो ये सम्मान आपको दिया जाता है, जिसमें से कुछ हैं जैसे कि सर्विस आप कैसी है, आपकी हॉस्पिटल की कैसी है, मरीज कितना आपका संतुष्ट है, क्लिनिकल सर्विसेज कैसे दिए जा रहे हैं, जो भी संक्रमण है, जो भी आपका इन्फेक्शन होता है उसको कितना नियंत्रण करके रख रहे हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर आदि में आप देखेंगे बहुत संक्रमण फैलने का दिक्कत होता है। सपोर्ट सर्विसेज, जो भी आपके सपोर्ट स्टाफ है उनका बिहेवियर, उनका सर्विसेज आदि कैसा है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके जो है ये सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है। तो हमने शुरू में ही चर्चा किया, पहली बार नहीं है, पहले भी मिला हुआ है। तो प्रदेश के कुल 61 अस्पतालों को, इन 5 को मिलाते हुए टोटल 61 अस्पतालों को अब तक ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि NQAS सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। इसमें से आप देखो अलग अलग कैटेगराइज भी मैंने कर दिया है, जैसे जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे 10 हैं, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC जो है वो 7 हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 26 हैं। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरों में रहने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो 13, और अभी जो है पहली बार उप स्वास्थ्य केंद्रों को मिला है, तो ऐसे 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों को भी दिया गया है। सर्टिफिकेशन का उद्देश्य कुछ होगा, लक्ष्य कुछ होगा जिसकी वजह से दिया जा रहा है। तो प्रोत्साहन करने के लिए, अस्पतालों की सुविधाओं को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि आम जनता तक गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, इस वजह से ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है ताकि हॉस्पिटल्स और मोटिवेट हो और अच्छा काम करें और अच्छी साफ सफाई बना करके रखें। तो कुल जो संख्या है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपसे सवाल पूछ सकता है। एक ये जो पहली लाइन थी यहां से भी सवाल पूछने की संभावना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे, क्योंकि चौथा ही नंबर का स्टेट है जिसमें ये शामिल हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसे एक याद रखें, इसका एक लोगो है NQAS सर्टिफिकेशन। क्लियर। चलो, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है आपका भारत सरकार का, उसके द्वारा ये सम्मान जो है दिया जाता है। आप लोगों के लिए एक सवाल आंसर कीजिए कि वर्तमान में जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन है, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, पाम ऑयल से संबंधित एक अपडेट निकल करके आया है। जो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में पाम ऑयल पाया जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर से पहले अपडेटेड होंगे भारत के करंट अफेयर से, तो पाम ऑयल एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो इंडोनेशिया, मलेशिया में तो ऑलरेडी पाम ऑयल का उत्पादन बहुत व्यापक स्तर पे होता है। छत्तीसगढ़ कैसे इसमें शामिल हो रहा है इस रेस में, इसको देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, जो मौसम है, वो
पाम ऑयल के उत्पादन को सूट कर रही है। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रोडक्शन जो है अब शुरू हो गया है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल की खेती जो है, पाम ऑयल इसको अंग्रेजी में पाल्म ऑयल लिखते हैं, पाम ऑयल की खेती बड़े पैमाने में की जाती है और भारत में जो है यहीं से एक्सपोर्ट करके इसे लाया जाता रहा है। तो इससे प्राप्त क्या होता है, हम अगर देखें तो खाद्य तेल, मतलब कि खाने वाला तेल। इसके अलावा इससे हम और क्या करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, ठीक, कॉस्मेटिक्स, पाउडर क्रीम, टिकली। तो गौरतलब है कि ऑयल जो पाम ऑयल है उसका जो पौधा है उसका जीवन काल जो होता है वो 30 वर्ष का होता है। एक बार उसकी रोपण कर दें तो वो 3 साल के बाद वो फसल देना शुरू कर देगा और 1 हेक्टेयर में जो है 15 से 30 टन जो है आप जो है फसल ले सकते हैं। उसी फसल से आप हर साल जो है 4 से 6 टन ऑयल जो है निकाल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु क्योंकि इसके लिए सुइटेबल है तो अब जो है प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं और इतना ही ऑयल जो है हम निकालने का काम भी कर पाएंगे। खाद्य तेल आप सबको मालूम है पिछले कुछ सालों में उसकी जो महंगाई है वो आसमान तक पहुंच गई है। तो ऐसे में ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव होगा और उसके साथ ही साथ में उद्यानिकी, मतलब कि आपका हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का एक और ये तरीका है। अगर कोई किसान इसको लगाता है तो 1.5 से 2.5 लाख औसत आय इस आप अपना वो खुद का बढ़ा सकता है। पाम ऑयल की खेती में अगर आप देखें तो शासन के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो अगर आप रोपण सामग्री में देखें तो 20,000 रुपए वो इनिशिएटिव देते, मतलब इंसेंटिव देती है, हेल्प करती है आपको। इसके साथ ही साथ में रख रखाव और अंतर्वर्ती फसल, रख रखाव और आपका जो अंतर्वर्ती फसल है उसमें आप पाएंगे कि अगर आप जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं आपके पाम ऑयल की तो 4 वर्ष तक जो है 5250 रुपए का आपको प्रति वर्ष अनुदान जो है अनुदान राशि इसमें दिया जाएगा। क्लियर। तो एक मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर आप करें तो इतना अनुदान राशि है। इसके अलावा आपसे इतना ही पूछने का संभावना बनता है कि पाम ऑयल के बारे में पहला तो ये पूछेगा कि कहाँ से इसका निर्यात किया जाता है या फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ इसका रोपण किया जा रहा है। तो अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्तर में है, जैसे इसके और अपडेट्स निकल करके आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला जो है आपका वो है राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता राजिम में। देखिए अब ये विविध का टॉपिक है, मिसलेनियस का टॉपिक है, कुछ 3-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। तो देखिए आप सबको पता है रामायण मंडली जो मानस मंडली जो हमारी होती है उसको एक योजना उसके लिए लाई गई है, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना। मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत बहुत सारे कैटेगराइजेशन किए गए हैं और उसी के तहत आपके जो प्रतियोगिता है उसकी शुरुआत जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर से कर दी गई है। तो ये 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है आपके ग्राम पंचायत स्तर में रामायण मंडली प्रतियोगिता की जाएगी। ये देखिए एक मंडली है और ये रामायण का पाठ कर रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे मंडलियों के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा और जो जीतता जाएगा तो उसको ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से जिला और जिला से फिर वो राज्य स्तर तक पहुंच सकता है। तो ऐसे ही राज्य स्तर प्रतियोगिता जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली है। वो कहाँ होने वाली, तो राजिम में होने वाली है। डेट जो है आपका 16 से 18 फरवरी 2023। तो अभी जो शुरू हुआ है वो ग्राम पंचायत स्तर में है, फिर आगे जाएगा वो जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत और अंत में जो है आपके राज्य स्तरीय में होगा। तो राज्य स्तरीय का डेट आपको याद रखना है, वो राजिम में होने वाला है। राज्य स्तरीय में जो विजेता बनेगा उसको प्रथम वाले को 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, सेकंड वाले को 3 लाख और लास्ट वाले को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जो मानस मंडली प्रोत्साहन योजना है उसमें अगर आप देखें तो ग्राम पंचायत स्तर में अगर आप देखेंगे तो जितने भी 12,000 आपकी मंडलियां हैं सबको जो है 5-5 हजार रुपए, और अगर जनपद पंचायत स्तर पे विजेता जो बनेंगे तो 146 जनपदों में सभी विजेताओं को 10-10 हजार रुपए। फिर अगर आप जिला स्तर पे देखेंगे तो जो विजेता बनेंगे उनको 50 हजार रुपए और राज्य स्तर में 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत ये चलाया जा रहा है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगर देखें तो प्रदेश में जो है सब्जी फल फूलों की खेती के लिए भी 0% की दर से अल्पकालीन ऋण की सुविधा अब उपलब्ध करा दी गई है। जैसे कि बागवानी के तहत ये सब चीज आएगा, तो बागवानी के लिए भी, बागवानी के फसल के लिए भी अब आप जो है 0% इंटरेस्ट रेट में ब्याज ले सकते हैं। उद्यानिकी फसलों के लिए 0% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का आपको ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का रकबा यहाँ पे दिया हुआ है 834 हेक्टेयर और उत्पादन जो है आपका 11,236 मीट्रिक टन का उत्पादन यहाँ पे
किया जाता है। तो ये तो आपका उद्यानिकी से संबंधित, बागवानी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बागवानी से संबंधित और कुछ अगर देखें तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिससे कई बार सवाल पूछा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 2005 शुरुआत के डेट से सवाल पूछ चुका है। कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। कब से कब तक था 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो 2002 से 2007 तक। ठीक, क्या क्या चीजें आती हैं बागवानी में अगर देखें तो चाय, कॉफी, लीची और आपका आएगा सब्जी, फल। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी आपका गुआवा वगैरह है, ये सब जो है आपके बागवानी फसल में ही, लीची और अनाशपत्ती आदि जो है बागवानी फसल में ही आएगा। अगर हम देखें कि उत्पादन प्रति हेक्टेयर, उत्पादन प्रति हेक्टेयर या फिर सर्वाधिक कहाँ, किस फसल को जो है बोया जाता है, सर्वाधिक रकबा बोल सकते हैं, सर्वाधिक रकबा। तो दोनों ही जो है आप अगर देखेंगे तो सब्जियों का सबसे अधिक है बागवानी फसलों में, फिर आप पाएंगे कि फल है, फिर आप पाएंगे मसाले, फिर पुष्प, और अंत में जो लास्ट जो है वो है आपके सुगंधित फसल एवं औषधियां एवं औषधि। तो इस रैंकिंग से भी कई बार पीएससी व्यापम में सवाल पूछता है। हम इसको कई बार रट्टा मारते रहते हैं, बहुत आसान है, जाहिर सी बात है, सब्जी डेली खाते हैं, बहुत 3 बार बनते हैं सब्जी, तो सबसे ज्यादा रकबा में भी लगाया जाएगा और उत्पादन में भी ये ज्यादा है, इसको याद रखें। इसके बाद में फल हम डेली खाते हैं तो फल, उसके बाद अब मसाला को इतना तो खाते नहीं है, मसाला को फल और सब्जी में डालते हैं तो मसाले, और लास्ट में पुष्प। भारत के लोग तो ऐसे भी फूल उल देने के मामले में कंजूस होते हैं, तो पुष्प और लास्ट में औषधि एवं सुगंधित फसलें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी आपको याद करके रखना है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें थी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। चलिए विविध में एक टॉपिक छूट रहा है आई थिंक, हाँ, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस इस वर्ष भी 28 नवंबर को मनाया गया, हर वर्ष की तरह। तो राजभाषा दिवस से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं कि इस दिन जो है छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका अरई तुतारी का जो है अवलोकन किया गया। दूसरा एक पत्रिका था जो कि एक छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह था, जिसमें छत्तीसगढ़ी गानों का संग्रह था, उसका नाम है चंदन असमोर गांव के माटी, चंदन जैसे मोर गांव के माटी। ठीक, तो इन दोनों का विमोचन सीएम ने किया। जो अरई तुतारी के जो संपादक हैं उनका ऐसा दावा है कि अरई तुतारी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। तो फर्स्ट मंथली मैगजीन छत्तीसगढ़ी भाषा में वो है आपका अरई तुतारी। इसमें छत्तीसगढ़ी की संस्कृति के अलग अलग जो हमारे आयाम होते हैं उसके बारे में, इसके अलावा त्योहार, लोक नृत्य, पर्यटन स्थल, सिनेमा, साहित्य आदि से जुड़े आलेखों का संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में ही किया गया है। तो यह है अरई तुतारी। और छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह के बारे में बात करें तो चंदन असमोर गांव के माटी। 28 नवंबर को हमने क्या मनाया? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। इस वजह से मनाया गया क्योंकि 28 नवंबर 2007 को जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा नामक एक विधेयक जो है हमारे विधानसभा से पारित किया गया था। कब? 28 नवंबर 2007 को। 11 जुलाई 2008 को अगर आप देखें तो इस विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिली, मतलब ये प्रकाशित हुआ। आगे चल करके आप इसी में पाएंगे 14 अगस्त 2008 को जो है आपका इसके कार्यालय की स्थापना हुई। और प्रथम जो है आपका बैठक इसका हुआ राजभाषा आयोग का। इस वजह से 14 अगस्त को हर वर्ष हम राजभाषा कार्यालय स्थापना दिवस मनाते हैं। 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो तीनों अध्यक्ष हैं आपके, सबसे पहले जो है आपका जो अध्यक्ष का नाम है वो है आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, फिर दानेश्वर शर्मा और उसके बाद में विनय कुमार पाठक। तो तीनों का क्रम भी पूछ लेता है। और इसके अलावा इसके जितने भी प्रांतीय सम्मेलन होते हैं 6 अब तक हुए हैं उसको भी पूछ लेता है।
कौन सा सम्मेलन किसके लिए डेडिकेटेड रहा उसको भी पूछ लेता है। इससे संबंधित 2 योजना है, एक माई कोठी योजना और एक बिजहा कार्यक्रम, तो उससे संबंधित भी मेंस में सवाल तो आते ही हैं। अगर आप मेंस के अभ्यर्थी होंगे आप परिचित होंगे इस चीज से। अगर आप इस बार दिलाना चाहते हैं मेंस और जब भी आप तैयारी करें तो राजभाषा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पहले पेपर के लिए, भाषा के पेपर के लिए, तो इसको जरूर आप कंप्लीट करके रखें। चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है और एकदम बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल लास्ट में है, उसको देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 3 लोक कलाकारों को बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहली हस्ती जो है तीजन बाई है। तो तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप। इनको पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है मिल चुका था, इस बार जो है इनको फेलोशिप दिया गया है। लोक गायिका और आपके जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है उसकी जो वाइस चांसलर हैं उनको जो है ममता चंद्राकर, उनको 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं आप देखेंगे खैरागढ़ के कश्यप बंधु डॉक्टर प्रभाकर कश्यप और डॉक्टर दिवाकर कश्यप, ये तस्वीर इनकी लगी हुई है, इनको जो है वर्ष 2020 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो से सम्मानित किया गया। तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों को याद रखें, पक्का यहाँ से सवाल बनाए जाएंगे। तीजन बाई को कौन सा सम्मान, तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान। ममता चंद्राकर को कौन सा सम्मान, तो 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान। और कश्यप बंधुओं को कौन सा सम्मान, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तीजन बाई को आप सब जानते हैं, मैं बता दूं इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1987 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2003 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 2019 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ से पद्म विभूषण पाने वाली एकमात्र शख्सियत हैं आपकी तीजन बाई। ममता चंद्राकर को वर्ष 2016 में पद्मश्री दिया गया, बहुत ही प्रख्यात जो है आपके कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं। आप अरपा पैरी के धार अक्सर सुनते होंगे, तो इन्हीं के वॉइस में ज्यादा प्रचलित है। और इस वर्ष 2019 के लिए जो है डिक्लेरेशन किया गया है संगीत नाटक अकादमी सम्मान का, तो वो इन्हें ही दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे आज के करंट अफेयर में, अच्छे से नोट करें, रिवाइज करते रहें। आज के वीडियो से मैं आपको एश्योर करता हूं कि सवाल आने वाले एग्जाम्स में जरूर बनाए जाएंगे, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। और आपका नोटिफिकेशन जैसे कि आ चुका है, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, पीएससी के फॉर्म जरूर भरिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। उम्मीद है कि जो भी अभी रिजर्वेशन की वजह से रोक लगा हुआ है वो जल्दी हट जाएगा और हम सबको एग्जाम्स जो है जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।